बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड वी सॉ कि रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज सपोर्टर वोटर सपोर्टर जो हैं उन्होंने बहुत प्रेशर बिल्ड किया, स्पेशली अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूनाइटेड नेशंस तक आवाज़ गई इन तमाम मामलात के ऊपर। बट वहाँ पर ट्वीट्स तो आती रही, डे टू डे, टाइम टू टाइम ट्वीट्स आती रही, रिलीज इमरान खान। और फिर ये भी एंटिसिपेट किया गया, फिर यह पाकिस्तान में बैठे बहुत सियासी पंडित ये भी बताते रहे कि जनाब अमेरिका से कोई कांग्रेसमैन आएंगे, यहाँ पर बात होगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। कांग्रेसमैन तो आ गए, आकर मुलाकातें भी कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ मुलाकातें हो रही है कि नहीं हो रही, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आज आर्मी चीफ के बाद आज मरियम नवाज साहबा से भी मुलाकात हुई है इस अमरीकी वफ्द की। और बैरिस्टर गौहर साहब हो जाएं, रऊफ हसन साहब हो जाएं या आमिर डोगर साहब हो जाएं, उनको कहा जाता है कि जनाब आमिर डोगर साहब, और इतलात इस तरह की भी आ रही है, आमिर डोगर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब को स्पीकर ऑफिस की जानिब से इन्विटेशन भेजा गया था मुलाकात के लिए इस वक्त से, लेकिन आमिर डोगर साहब शादी पे चले गए कमरुज़्ज़मान कारा साहब के बेटे की, और बैरिस्टर गौहर जो है वो आज भी इनकारी हैं कि हमें इन्विटेशन नहीं मिला। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी कि जहाँ पर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर अपनी वो तमाम तर रिजर्वेशंस कि जो वो बार बार जिसके बारे में बात करते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन हो रही है, 8 फरवरी को ये हुआ, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये तमाम तर रिजर्वेशंस अपनी अमरीकी वफ्द तक या अमरीकी हुकूमत तक पहुँचाने की क्या अपॉर्चुनिटी इन लोगों ने ज़ाया कर दी है? एट द सेम टाइम जब ये अमरीकी वफ्द दौरे पे है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहा है, एक बहुत बड़ा नंबर पाकिस्तानियों का जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, उनको बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट करते हुए इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। बहुत की इशूज़ के ऊपर बात हो रही है, दोहरी शरीयत के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान का इमेज पाकिस्तान से बाहर क्या है उसके ऊपर बात हो रही है, रेमिटेंसेस के ऊपर बात हो रही है, रेमिटेंसेस के बदले एजाज़ात दिए जाने के ऊपर बात हो रही है। लेकिन वो तमाम तर वॉइसेस जो इमरान खान साहब के हक में थी, मुझे कोई भी एक भी शख्सियत इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वो वॉइस नज़र नहीं आई कि जो पाकिस्तान से बाहर तो बहुत वोकल हैं और अब वो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के खड़े साथ नज़र आएँ। ये एक ऑब्वियसली अपना इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश है, ऑन बोर्ड लेने की कोशिश है, और ये मुस्बत कोशिशें होती रहनी चाहिए। आज इसीलिए टॉपिक से बात करते हैं। मेहमानों का तारुफ करवा दूं, मलिक अदील अवान साहब, सेक्रेटरी जनरल खैबर पख्तूनख्वा PTI हमारे साथ हैं। सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और उज़्मा कारदार साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, मुस्लिम लून से इनका ताल्लुक है। मलिक साहब, क्या कोई एक्सपेक्टेशंस थी इस अमरीकी वफ्द जो आया हुआ पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई बात करेंगे? रीज़न कि जब भी वहाँ से कोई ट्वीट आता था, ब्रेगमैन साहब या कोई और किसी का ट्वीट आता था तो बड़ा सेलिब्रेट किया जाता था उस ट्वीट को, बट इस दौरे में कोई इस तरह की डिस्कशन में समझ नहीं आई, सामने नहीं आई। देखिए जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये जो भी मुज़ाकरात हैं या जो डेलीगेशंस आते हैं, ये गवर्नमेंट और अमेरिकन का अपना सिलसिला है, इसमें हमारी कोई इनका फीडबैक या कोई इनपुट इसमें शामिल नहीं है। वो तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स की चीज़ें देखने के लिए आए होंगे, जो उनको सारी ओवरसीज ने, जिस तरह आम नॉर्मल लोगों ने कंप्लेंट्स की हुई कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नहीं है, हकूक नहीं है, किसी के कानून नहीं है, कोई लॉ है वो नहीं है, वो तो वो चीज़ें वो देखने के लिए आए होंगे। जिस तरह इन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कहा था वो देखने के लिए आए हैं, जिस तरह किस तरह फॉर्म 47 का वो है, वो चीज़ें होंगी। बाकी इमरान खान की रिहाई के साथ इनके साथ तो कोई कंसर्न नहीं। तो सर ये सारी चीज़ें जिन टॉपिक्स को आप कवर कर रहे हैं, ये मरियम नवाज साहबा बताएंगी, ये स्पीकर साहब बताएंगे उनको कि दिस हैज हैपेंड इन पाकिस्तान और दिस हैजंट हैपेंड इन पाकिस्तान? किस बारे में जी? यही जो आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स, 8 फरवरी के इलेक्शन। नहीं, उन्होंने तो सारों से ब्रीफिंग ले रहे होंगे, ओवरऑल वो लेंगे, उनसे भी लेंगे, स्पीकर साहब से भी लेंगे, उनसे भी लेंगे, वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, उन्हें लेनी चाहिए, बाकियों से भी लेनी चाहिए। ब्रीफिंग लेंगे? ब्रीफिंग लेंगे मतलब ब्रीफिंग का मतलब ये कि पूरा इस मुल्क में किस तरह चल रहा है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से उन्हें मिलना चाहिए, बाकियों से मिलना चाहिए। सर ये अमरीकी कांग्रेसमैन का जो दौरा है बड़ी अहमियत का हामिल है, इसको बड़ा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि एट सम पॉइंट हमें ये भी बताया गया कि हो सकता है अमरीकी प्रेशर कोई आ जाए हुकूमत पे, और इस वफ्त को लेकर भी कोई हुकूमत के लिए, सिंस के आपके वोटों से हुकूमत खड़ी है, कि हुकूमत के घबराने के लिए कोई बात है, या सर इट्स ऑल इज वेल? मेरे ख्याल में जो वफद है उसका नॉर्मल रूटीन विजिट है और करते रहते हैं, लेकिन अमेरिका से जो बयान आए हैं, या जैसे पाकिस्तान की जो है वो टेररिज्म खत्म करने की कोशिश को सराहा गया है, तो मेरे ख्याल में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के पर जो है वो मुख्तलिफ औकात पर बयान आते रहते हैं और वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ये विजिट जो है वो जो है डेलीगेशन की, ये रूटीन विजिट है, वो मुलाकातें करेंगे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से जो पाकिस्तान की है, मिनिस्ट्री से और ऑफिस बेयर से,
तो वो असेस करने आए होंगे कि पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है। तो ये वक्तन बवक्तन तो वो करते रहते हैं। फॉर टाइम बीइंग ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जो बयान आ रहे हैं यूएसए से, वो मेरे ख्याल में एनकरेजिंग है पाकिस्तान को भी। सर सेकेंडली आपको मुबारक हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 4 साल के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी दोबारा से इलेक्ट हो गए। सर आप लोगों ने तो प्रोसीजर फॉलो किया है ना, वरना फिर काजी फाइसा साहब वाली और तहरीक इंसाफ वाली स्टोरी आपको याद है ना? नहीं, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हमारे चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। हमारा प्रोसीजर जो है वो क्लियर है और उसमें हमने पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है और उसके तहत ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो चेयरमैन मुंतखब हैं नेक्स्ट 4 years के लिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर राइट नाउ जब वो इलेक्ट हुए हैं, बिलावल साहब कहाँ पे थे? बिलावल साहब ही थे, इलेक्ट हुए हैं वो। उसमें तो जो मेंबर्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो उसके मुताबिक जो है वो इलेक्ट हो गए हैं 4 साल के लिए चेयरमैन। चले, बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की पाकिस्तानियों को इतनी इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं था। थैंक यू टू काजी फाइसा साहब, वो हमें समझा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं। बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके चेयरमैन मुंतखब ये हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस हैं, जो पीपीपी है जो है वो लेकिन वो हमारी जो पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। उस्मा साहिबा, ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन भी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक अमरीकी कांग्रेसमैन का वफ्द भी आया हुआ है। हुकूमत का मूड क्या है? क्या आप लोग काउंटर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए जो आवाज़ें पाकिस्तान से बाहर से उठ रही थी, या सिर्फ अपना मुस्बत चेहरा उजागर करने के लिए कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान? आपने जो सवाल पूछा है, मैं मेरे ख्याल में एक काउंटर सवाल अगर आपको पूछ लूं जी तो आई होप आप माइंड नहीं आई करेंगे। वोंट एज अ पाकिस्तानी जी। आप किस टाइप का इमेज चाहते हैं बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में? बिकॉज दे आर वेरी पेट्रियाटिक पीपल ऑफ कोर्स दे आर। और वो आपको पता है कि हर वक्त पाकिस्तान के साथ होते हैं, रिमिटेंसेस वहां से हमारे बाहर से आती हैं, तो दे आर वो एक बहुत इंटेग्रल पार्ट हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई जानबूझ के चाहेगा कि पाकिस्तान को कोई डैमेज करे ना। या पाकिस्तान का कोई बाहर इमेज जो है वो उसको खराब करे? जाहिर है पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हम चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो किए जाएं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ, और वो चैप्टर्स हर जगह मौजूद हैं और मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज के साथ मुंसलिक भी हैं, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं, आई थिंक पाकिस्तानी कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई नेगेटिव किस्म की हम पिक्चर पेंट करें पाकिस्तान के मुतालिक। जी बिल्कुल। वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, मेरे ख्याल में किसी को ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको इनकरेज कर सकती है, ना कोई पेट्रियाटिक पाकिस्तानी कर सकता है। तो अगर इस तरह से आप देखते हैं कि बैरूने मुल्क जाके और बैरूनी जो उनकी जो पार्लियामेंट्स हैं और उनके जो सियासतदान हैं, उनको एक जानबूझ के एक सोची समझी स्कीम के तहत उनको पाकिस्तान से बदजन किया जाए, उनको ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान में तो जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो दुश्मनी कर रहे हैं, वो जो है पता नहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में उन्होंने सारी आजादी सलब कर ली है और पता नहीं क्या, मतलब है कि दिस इज समथिंग जो कि एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और एक पर्टिकुलर पार्टी जब ये करती है तो आप क्या उसको शाबाशी देंगे कि उनको मना करेंगे? खुदा के लिए आप ऐसा काम जाके ना करें बाहर, आप वो ना करें, जो आपके दुश्मन है उसका बयानिया ना लेके आप आगे चलें। ये तो वो काम है जो इंडियंस करते हैं बाहर बैठ के, सारा उनका काम ही ये होता है कि वो लॉबिंग करते हैं जाके कांग्रेसमैन के साथ और सेनेटर्स के साथ, और उनको बताते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो तो टेररिस्ट स्टेट है और सारा पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं ऑब्वियसली ये कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में ये बात नहीं कर सकता। लेकिन मलिक अदील साहब जरा पूछते हैं, मलिक अदील साहब क्या आप लोग करते रहेंगे, सारे आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं, जो उस्मा कारदार साहब ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवाई है, क्या आप लोग ये सब कुछ करते रहें? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी हमेशा रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव किया है। वो हमेशा
चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो पाकिस्तान के लेवल पे हल हों। हम्म, जो बाकी ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो पाकिस्तान के ओवरसीज होते हैं वो डेमोक्रेसी है जिस तरह, तो वो तो एक इनका हर एक का राइट है कि वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, कोई बात करते हैं, वो बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, किस तरह यहाँ पे फॉर्म 47 की हुकूमत बन रही है, किस तरह 17 बंदों की जो गवर्नमेंट थी और उसके ऊपर वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं, और किस तरह जो जीते हुए लोग हैं, इस्लामाबाद की 3 सीटें जिस तरह आपके सामने जीती हुई हैं, उनके मुकाबले में फॉर्म 47 के लोगों को जिताया हुआ है। तो ये तो एक आम सी बातें हैं, उसमें दुनिया में जो है वो चलती रहती हैं, और उसके साथ प्रोटेस्ट भी चलते रहते हैं कि पाकिस्तान को देखा जाए कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स में क्या हो रहा है, किस तरह इमरान खान और बुशरा बीबी और बाकी असीरान को किस तरह कैद किया हुआ है। जब आप इस मुल्क में, इस रियासत में आप पुरअमन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे कोई एहतजाज नहीं कर सकते, जिसके नाम पे आपको डायरेक्ट 26 नवंबर को गोलियां मारी गई हैं, इस तरह की गई हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन? अदील साहब यहाँ पे जरा रुक जाइएगा प्लीज, यहाँ पे रुक जाइएगा। जब ये गोलियों वाली बात करते हैं, हम लोग भी आपकी आवाज मिलाते रहे कि यार ज्यादती है, प्रोटेस्ट हर बंदे का हक है पाकिस्तान के अंदर। हैरानगी मुझे तब हुई कि जब जिस सूबे से आप हैं माशाल्लाह, उसी सूबे का वजीर आला जहाँ पर आपकी जमात की हुकूमत है, वो फरमाते हैं कि जनाब हवाई फायरिंग थी, तो तब फिर सवालात उठते हैं ना। नहीं, वो तो सामने है ना, हवाई फायरिंग से तो फिर बंदों की शातें तो नहीं होती ना। तो आपने सीएम से सवाल पूछा, अपने अली अमीन साहब से आपने ये सवाल पूछा कि आपने स्टेटमेंट उन्होंने किस मौके पे कहा होगा, कौन सी बात पे कही होगी, क्योंकि उसमें तो हवाई फायरिंग भी उन्होंने की है, उन्होंने स्नाइपर से भी की है, उन्होंने बहुत सारी फायरिंग की है। मैं आपको पूरा सिनेरियो बता देता हूँ ना, किस सिनेरियो में उन्होंने कहा। उनसे सवाल पूछा गया 26 नवंबर को फायरिंग हुई, उन्होंने कहा कि आप सवाल ये पूछा गया कि 26 नवंबर को फायरिंग हुई, तो उन्होंने यूं करके इशारा किया, उन्होंने कहा जी ये वाली फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग हुई। सामने से फायरिंग होती तो मेरा तो एक बंदा ना बचता वहां पे। ये उन्होंने बिल्कुल जी, उन्होंने कहा होगा, बिल्कुल ठीक कहा होगा, लेकिन उसमें से दो किस्म की उन्होंने की हुई थी। जिस तरह भी बिल्डिंग्स के ऊपर उन्होंने स्नाइपर्स बिठाए हुए थे, हाँ, जिस तरह बंदों की शातें हुई हैं, आपके सामने डेड बॉडीज की हैं हवाई फायरिंग से, तो इस तरह डायरेक्ट शातें नहीं होती, लेकिन उन्होंने हवाई फायरिंग भी बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है कि हवाई फायरिंग भी उन्होंने की है और टू द पॉइंट भी की है। सर आप ऑन स्पॉट मूव थे उस दिन, इस्लामाबाद में थे आप भी 26 नवंबर? जी, मैं स्पॉट पे था जी। आपने कोई शहादत देखी आंखों से? जी, मैंने बिल्कुल देखी है जी। कौन से सर, नाम बता दीजिए मुझे डिटेल, ताकि ये अली अमीन गंडापुर साहब को मैं क्लिप के भिजवा दूंगा आपका। मैंने अनीस सत्ती साहब की देखी है, हमारे इधर अब्बासी साहब हैं हमारे हरिपुर के, उनकी है। अभी मैं ईद वाले दिन भी उनके घर गए थे। हमारे इधर तकरीबन 16 से 17 बंदों के डिफरेंट यहाँ पे उनको शुदा के पैकेजेस भी दिए गए हैं, उनको डिफरेंट उनको जितने भी तकरीब हुई हैं उनको मदू किया गया, उनकी फैमिली के पास गए हैं। अभी भी हमारी ईद जितनी भी शुहदा थे केपी में, सबके पास, सबके घरों में हम गए। अच्छा अदील भाई, ऑनेस्टली मुझे बताइएगा, एट टाइम्स डू यू फील कि अली अमीन गंडापुर मजबूर है कहीं पर? नहीं जी, बिल्कुल भी मजबूर नहीं, उन्हें पूरा इमरान खान का एतमाद हासिल है जी। तो फिर स्टेटमेंट इस तरह की, वो जो मतलब कंफ्यूज्ड सी, पार्टी कोई और लाइन ले रही होती है, अली अमीन साहब कोई और लाइन ले लेते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन योर पार्टी? नहीं, वो सम टाइम क्वेश्चन इस तरह होता है ना, उसको कट करके दूसरी तरफ से एक बात की जाती है, इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि भी आपने क्या फायरिंग हुई है, हवाई फायरिंग हुई है, तो हवाई फायरिंग भी हुई है, टू द पॉइंट भी हुई है, जिसे कहते हैं स्नैपर से भी हुई है, डिफरेंस हुई है। तो उस तरह बाजू का सवाल की नोयत और होती है, उसको क्वेश्चन को आंसर को कट और पेस्ट करके किया जाता है, जिसकी वजह से पूरा मौका भी चेंज हो जाता है। अच्छा, ये चले माइंस एंड मिनरल्स पे आ जाते हैं। सिंस केपी के अंदर बहुत हैपनिंग इशू है वो आजकल, एग्जैक्टली जब आप और मैं बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ऑफिशियल स्टांस क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी का जो स्टांस है कि हमने कोई भी अगर देखें, उसमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस सूबे के लिए बहुत बेहतर है। माइन एंड मिनरल्स में कुछ एक्ट्स हैं जिसमें हमने उसमें तरमीम की जरूरत है, क्योंकि ये बिल जहाँ से टेबल लेइंग होने की वजह से बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो गया। कहाँ से टेबल हुआ सर? अभी असेंबली में जिस तरह टेबल हुआ था, ओके, तो वो उसकी वजह से पूरी एक पाकिस्तान की अवाम में बहुत ज्यादा इसमें खदशात पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से पीटीआई ने ये मौक़िफ़ लिया है कि हम इसकी ब्रीफिंग भी लेंगे, एक पॉइंट की ब्रीफ लेंगे, ना सिर्फ पीटीआई लेगी बल्कि ओपोजिशन की जमातें भी साथ होंगी, जिसके सिलसिले में आज हमारा ज्वाइंट मीटिंग्स थी इधर पेशावर में, जिसमें वो डीजी माइंस
सेक्रेटरी साहब और डीजी मिनरल्स ने उसके ऊपर कंप्लीट ब्रीफिंग दी, जो अभी पेंडिंग होके मंडे को चली गई है, जिसमें कुछ चीजों की जो थे हमारे कोलीग्स थे उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। तो उनका कहने का मकसद ये था, जिसको स्पीकर साहब इधर हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा था आप किसी भी पॉइंट पे जो भी रिजर्वेशंस है वो एक एक पॉइंट को अटेंशन किया जाएगा, आप उसको स्टडी करें, कंप्लीट स्टडी करें। 138 पेजेस का ये एक्ट है, इसको एक एक चीज को देखें, जिसमें से अरकान असेंबली ने कहा कि इसका कंपैरिजन भी हमें इसमें 2017 में और 25 में क्या फर्क है, उसका एक कंपैरिजन हमें आप बुक दें, कल आज उनको मिल जाएगी, जो हमें एक स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन से पॉइंट्स हमारे सूबे के लिए बेहतर है और कौन से नहीं है। ठीक है घुमरू साहब, यहाँ का अख्तियार किसी को जाता। तो इसी सिलसिले में सर मैं आपको ये बात बताता हूँ, आखिर में करता हूँ कि हमने इसमें एंड किया और हमने ये बात की कि एक एक पॉइंट आप इसमें अमेंड कर सकते हैं, आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं, उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए ये बिल इमरान खान के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, अगर वो इसकी अप्रूवल देंगे तो अप्रूवल होगी, अगर वो अप्रूवल नहीं देंगे तो अप्रूवल नहीं होगी। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। घुमरू साहब, एक तरफ पीपल्स पार्टी कैनाल्स के इशू के ऊपर खड़ी हुई है, इधर माइंस एंड मिनरल्स बिल के इशू के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ खड़ी है। मुझे तो लगता है कि ये 8 फरवरी को जैसे एक दफ़ा कोई कुर्बतें बढ़ने का चांसेस थे कि जी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो जाए। यहाँ पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? आप केपीके में तहरीक इंसाफ के स्टांस को सपोर्ट करते हैं या गवर्नमेंट के स्टांस के साथ खड़े हैं? नहीं, माइंस एंड मिनरल बिल्स कॉन्स्टिट्यूशन को हम सपोर्ट करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। माइंस एंड मिनरल्स जो है वो फेडरल लिस्ट में शामिल नहीं है। सूबों और वफाक की हुकूमत के दरमियान अख्तियारात की तकसीम इस तरह है कि जो फेडरल लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उस पर अमलदारी फेडरल गवर्नमेंट की है और सीसीआई की है। जो फेडरल लिस्ट में सब्जेक्ट्स नहीं है उन सब्जेक्ट्स पर अमलदारी जो है वो सूबों की है। तो माइंस एंड मिनरल जो है वो फेडरल लिस्ट में शामिल नहीं है। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमलदारी है वो सूबाई हुकूमत की है। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान की है और फेडरल गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करती है। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो फेडरल गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेटर होता है, अगर उसका सब्जेक्ट नहीं होता। तो मेरे ख्याल में उस फ्रेमवर्क में तो जो है वो गवर्नमेंट काम करती है, वो करेंगी। हमारा यही नुक्ते नजर। सर, ये तो आप तहरीक इंसाफ ही के स्टांस को समहाउ सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविडेंट तरीके इंसाफ का कैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ? मैं स्टांस की बात कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ स्टांस की बात कर। नहीं, ये तो माइंस मिनरल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंसेस में 4 प्रोविंसेस हैं, उसमें जो है वो जरूरी नहीं है कि हर चीज फेडरल गवर्नमेंट के पास हो। ठीक है, उस्मा कारदार साहब, आपने दोनों साहिबान की गुफ्तगू सुन ली। पीएमएलएन हर जगह पे टसल क्यों लगाने के मूड में है? केपीके में भी चले, वहां पे तो आपका सियासी इख्तलाफ भी था, पीपल्स पार्टी तो आपके साथ थी, कैनाल्स के इशू के ऊपर आपने अच्छा खासा वहां पर भी मामला हिटेड अप है। पहले तो मुझे हैरानगी हो रही कि आपको पीटीआई का ऑफिशियल स्टांस ही अभी तक नहीं मालूम कि क्या है। आप कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं। मैं आपको बताती हूँ इनका ऑफिशियल स्टांस क्या है। जी, इन पीटीआई का ऑफिशियल स्टांस ये है कि झूठ आप इतने तवातर से बोलें, इतनी दफा बोलें कि अगला बंदा उसको सच समझने लगे। तो इनका तो सिर्फ काम ही है, ये सोशल मीडिया को एक हथियार बना लेते हैं और उसके थ्रू बेचारे जो मासूम हमारे शहरी हैं उनकी ज़ेहन साजी करते हैं, उनको वो हर तरीके से उनको गुमराह करते हैं। अब आप ये पूछ रहे थे कि गंडापुर साहब ने क्यों कहा था कि हवाई फायरिंग। देखें ना, अब गंडापुर साहब कहां तक झूठ बोल सकते थे? उन्होंने भी हाथ उठा लिए कि कोई खुदा के लिए कोई अल्लाह ताला से कोई डर खौफ पैदा करे कि आप पूरी दुनिया में जो बदनाम कर रहे हैं। असल में हकीकत तो ये थी। अब मैं तो ये पूछती हूँ कि 26 नवंबर को, जरा एक ये सवाल बड़ा एक पूछने से ताल्लुक रखता है कि ना कोई किसी गोली लगी किसी एमएनए को, ना इनके किसी पीटीआई के एमपीए को गोली लगी। गंडापुर साहब, मुर्शिद साहिबा दोनों पहली फुर्सत में वहां से निकल गए, छोड़ गए पीछे बेचारे ये अपने कारकुनों को। तो क्या कोई मिसाइल लगा हुआ था उनके गोलियों के साथ कि वो सिर्फ आके कारकुनों को लगा? और फिर कारकुनों किधर थे, कहाँ थे और ये छोड़ के भागे क्यों? भी आपको इतना, अगर वो सर पे कफन बांध के आपने सबको निकाला था घर से, तो उनको जो भी कोई कारकुन था, कोई जख्मी हुआ, कोई शहीद, तो उसको अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बिठा के कम से कम साथ तो ले जाते। बुज़दिलों की तरह भागने की क्या जरूरत थी? तो इनका कोई सर पैर नहीं है।
9 मई आपके सामने है। तब इन्होंने ये कहानी घड़ के लोगों को गुमराह किया कि देखें जी, ना पुलिस ने रोका, ना फौज ने रोका, उनको जाने दिया, उनको तोड़ फोड़ करने दी। और 24 और 26 नवंबर को इनकी ये कहानी है कि वो देखें जी, ये किया उसने, पुलिस ने ये किया, जनाब फौज ने। भाई कहीं तो आप खड़े हो जाएं ना, आपको वो पसंद ना। अब मुझे इनसे पूछे हैं ये जो विल्सन कौन है? कौन है ये जो विल्सन? ठीक है। और इसको किसने ये लॉबिंग करके और उसको जनाब सेहतमंद करके तो एक बिल बकायदा जमा करवा दिया उसने वहां पे अपने अमेरिका में, हमारी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हमारी अफवाज के खिलाफ। खुदा खौफी तो इनके दिल में है ही नहीं। कौन लाया था वो रेजोल्यूशन अमेरिकन कांग्रेस में? कौन गया था वहां पे यूएन की वो जो बॉडी थी उसमें, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की, जहां पे अपने ही मुल्क के खिलाफ इन्होंने कहानियां की। मैच को नहीं छोड़ा, जहाज में लेके पीछे अपने वो इन्होंने जनाब ये ओवरसीज बेचारे पाकिस्तानियों के पैसे हड़प करके उन्हीं से अपने इदारों को तहजीक करने के लिए कैंपेन चलाई। मैं मलिक साहब से पूछ लूं, मैं मलिक साहब से पूछ, उस्मा साहिबा बात करके पता है नहीं, फॉर्म 47 पे आया, इलेक्शन चोरी करके आपके बैठे हुए हैं, ये बातें यहाँ पे कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर को क्या हुआ। 26 नवंबर को वो ही हुआ है जब आपके बंदे आए थे, जेबों में हाथ डाल के कह रहे थे कि बंदे यहाँ पे जूते और गाड़ियां किस खड़ी थी, इनको ये नहीं पता कि बीएलए के अकाउंट से जब कोई जाफर एक्सप्रेस की बात ये चल रही थी, हौलनाक वाकया, जो बीएलए के अकाउंट से वो ट्वीट करते थे, उसी को ये अपने पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते थे। ये कब हुआ? ये कब हुआ उस्मा साहिबा? ये कब हुआ है? ये कब हुआ है कि बीएलए के अकाउंट से पीटीआई ने ट्वीट किया? क्या सूरत हाल है कटलंग में? आप लोगों ने जो वफाक की तरफ से जो मर्दान कटलंग में ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जो जाफर ट्रेन एक्सप्रेस की जा रही है, जो सारी किडनैप हुई है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं किधर? आपको पता ही कुछ नहीं है कि वहां पे पीटीआई के जो फेसबुक के यूट्यूबर से जाके किडनैप किए वहां पे तैयार थे बैठे हुए। ये तो वो काम है। अच्छा, मैं वन बाय वन, उस्मा साहिबा मैं वन बाय वन जरा मलिक साहब से पूछ रहा हूं। मलिक साहब, सबसे पहले तो उस्मा साहिबा कहती है जो विल्सन कौन है? ये उनको ही पता होगा, जो ये कह रही हैं वो कौन है, इनको पूछें। आपको तो हर वो बंदे की आवाज बुरी लगती होगी जो कहता होगा फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 की बात जो करता होगा या फॉर्म 47 की बात करता होगा, आपको वो बुरा लगता होगा। आप पूछें शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है 17 सीटों के ऊपर? आप इनसे पूछें मरियम नवाज 22 सीटों के ऊपर वज़ीर आला बन सकती हैं? जो आपके पास कोई जवाब है भाई, सीधी तरह आप लोगों के जेली नोटिफिकेशन है, आप लोग असेंबली से जो सैलरीज लेते हैं वो हलाल है या हराम है? आप इनसे पूछें 26 नवंबर को इन्होंने जो फायरिंग की है, ये आगे से कहते हैं जो निहत्ते बंदों के ऊपर इन्होंने जो फायरिंग की है, जो इन्होंने कोई प्रोटेस्ट से करने नहीं देते, हर जहां पे प्रोटेस्ट होता है वहां पे ये 144 लगा देते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत है? इनसे पूछें जरा, इनसे पूछें आपको जमहूरियत का नाम कहते हुए इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ है? आपने 26 नवंबर को जो 26 तरमीम की है, जो पीटीआई के जो दूसरे पार्टीज के जो एमएनएज हैं उनको किडनैप किया है, उनको अरबों रुपए की ऑफरें आप करके जो आपने जुडिशियल निजाम का बुरा हाल किया है, आप पे कोई शर्म है? मलिक साहब चलें, आप ही ने बात छेड़ दी, मैं आपसे एक और ज़िमनी सवाल मेरा ले लीजिए प्लीज। यही 26वीं यानी तरमीम पे कुछ वो लोगों ने भी वोट किए जिन पे आपका दावा था कि आपके लोग थे, आपने उनको शो कॉज नोटिस भी किए, उन नोटिस के बाद क्या हुआ सर? 26वीं तरमीम में जिन्होंने वोट किया है, जो इनके बैकअप में बैठे हुए थे, खान साहब ने उनके बारे में डिसीजन लिया हुआ है। ये हमारे मुलाकातों के ऊपर हमारी पाबंदी लगाई हुई है। आपको पता है कि 2 महीनों से ये पॉलिटिकल लोगों से मिलने नहीं दे रहे। अब तो फैमिली की भी मुलाकात बंद की, उनकी वजह यही है। ये उनको ये चोरी को, इस करप्शन को, इस मुल्क में रूल ऑफ जो लॉ नहीं है उसको हमेशा ये प्रोटेक्ट करते हैं। इनका ये हाल है। इनसे पूछें जब मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो इनकी मुलाकातों में पाबंदी थी, दिन में 100 बंदे जाके मिलते थे उनसे। उस्मा साहिबा, तब तो आप पीटीआई में थी ना जब ये नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें होती थी, जब नवाज शरीफ साहब जेल, तब तो आप पीटीआई में थी एट दैट टाइम। देखें, बात सारी ये है कि मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को तो उन्होंने डेथ सेल में रखा हुआ था। वहां पे तो हाल ये था कि मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद साहब को जेल में जब मिलने गई हैं तो
बाप के सामने बेटी को हथकड़ियां इन्होंने पहना दी थी। उनके 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 बाथरूम में इन्होंने कैमरास फिट किए हुए थे जो कि पीएम हाउस में इनके फोनों में जाके खुलते थे। तो ये पता नहीं क्या, इनकी तो तकरीबन 2000 मुलाकातें हो चुकी हैं सियासी। वहां तो बनीगाला का जनाब वीआईपी जेल अडयाला में खुला हुआ है, जो दिल करता है उठा के जाके वहां पे मुलाकात कर लेता है। डेली के बुनियाद पे इनकी मुलाकातें। ये 26वीं आईनी, तब इनका हाफजा थोड़ा कमजोर हो गया, तरफ बादाम खिलाएं इनको। इनसे पूछें कि 10 पार्लिमानी जो मीटिंग्स हुई थी 26वीं आईनी तरमीम, जब ये बगल में घुस के छुप के बैठे हुए थे मौलाना फजलुर रहमान के, तो वो पीटीआई के चेयरमैन, पीटीआई के बाकी जो ओहदेदारान है, उन सारों ने वो अटेंड की थी, वो शामिल थे इसमें। उनकी आरा थी, उन्होंने कहा था जो मौलाना साहब वोट नहीं किया था ना। उसके बाद एज यूजुअल यू टर्न दिया आखिर में, और मुंह चुके तो दूसरी तरफ हो गए। ये तो इनका वतीरा है, हर एक को पता है ये यू टर्न मास्टर हैं। तो अब इन्होंने जो हमारा चीफ जस्टिस को इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया, और 26वीं आईनी तरमीम, इसका मतलब है कि सही तरीके से एक्सेप्ट हो चुकी है। तो ये आए बाएं शाएं ना करें। ये जो 45-47 के जो रोने रोते रहते हैं ना, अब लोगों के कान पक गए सुन सुन के। इनके देखें, इनके पार्टी में अब दो किस्म के लोग हैं। एक वो है जो सिस्टम के अंदर है, जो एमएनए है, एमपी है, चेयरमैन है, चेयरमैन कमेटीज के, उनके पास गाड़ियां हैं, मुराद हैं सारी। वो कहते हैं खुदा के लिए सिस्टम चलने दो, खुदा के लिए हमें काम करने दो। एक वो लोग हैं जो कि सिस्टम से बाहर बैठे हैं, वो कहते हैं खत्म करो इस सिस्टम को ताकि हम सिस्टम के अंदर आए। तो बानी साहब जो है वो तो टिक के किसी को बैठने नहीं देते, और बानी साहब को बाहर निकालने का किसी का कोई इनका मूड नहीं है। सारे जितने भी लॉयर हैं उनकी चांदी लगी हुई है। आप मुझे ये बताएं, सलमान अकरम राजा किसी को पसंद नहीं, उसको सबसे बड़ा ओहदा दे दिया है, वो जनरल सेक्रेटरी बन के बैठा हुआ है इनकी पार्टी का। जो सियासी लोग हैं शाह महमूद जैसे, वो बेचारे रोते पिटते रह गए कि जी हमारी तो कोई बात ना सुनता है ना हमसे कोई मशवरा देता है। तो ये अब तितर बितर हो गए हैं। ये आपके जो मेहमान हैं इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनकी तो नॉलेज ही इतनी बेचारों की कमजोर है, मैं इनसे क्या बात करूं। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। घुमरू साहब, कैनाल इशू सर कहां पे पहुंचा? कोई मामलात आगे चले पीएमएलएन के साथ, या कैनाल इशू वहां का वहां है? कैनाल इशू पर सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से रिजर्वेशन से, क्योंकि इसका तरीकेकार ये होता है किसी भी वाटर स्कीम का कि अगर सूबा लाता है तो वो पहले हिस्सा में जाती है, और सेक्शन 8 में वो देखता है, उसको एक नेक के लिए होता है कि वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं। ये केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया गया। वो केयरटेकर गवर्नमेंट थी 25 जनवरी 2024 को। और उसके बाद जो है वो एक ने ये स्कीम अभी पूरी नहीं की, और सिंध गवर्नमेंट ने अपील की हुई है सीसीआई में। तो जो रिजर्वेशन थे वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि इसकी मंजूरी नहीं हुई, तो कैसे वो जो है वो बिगिनिंग हुई है, सिंध के लोगों में ये जो है वो रिजर्वेशन हो गए। तो अभी तो हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दिया हुआ है कि इस की जो कंपोजिशन है वो गैर कानूनी है, क्योंकि उसमें 2 मेंबर होते हैं सूबाई सिंध के, मिडल मेंबर हिस्सा वहां से जो है वो किया जाता है। तो ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ इरसा व्हिच वाज इलीगल, तो ये इवन वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट से जारी किया गया, और वहां सिंध गवर्नमेंट के पहले ही जो है वो एतराजात और अपील जो है वो सीसीआई में पड़ी हुई है। तो इसके होते हुए जब एक ने भी अप्रूवल नहीं दिया, तो वो उससे जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी जो थी या नहीं थी, उस पर जो है वो बड़े एक्शन हो गए, सिंध में बड़ी तहरीक चली। तो उस हवाले से अभी सिंध हाई कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया है, और मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों में है, सीसीआई में है, और सीसीआई का इजलास नहीं हुआ। तो ये पोजीशन है कैनाल इशू की, और हमने तो यही कहा है कि कैनालों को जो है वो अबंडन किया जाए। प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को खिताब करते हुए यही कहा कि कैनाल इशू को अबंडन किया जाए, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही कहा है कि एज फार एज द इशू इज कंसर्न्ड वी आर विद द पीपल, नॉट विद शहबाज शरीफ। You are with the people. Are people with you? जी, आप तो लोगों के साथ हैं इस इशू पे, लोग भी आपके साथ हैं कि नहीं? जी, हम तो कोalition को सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास तो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि क्योंकि वहाँ बड़ी रेजिस्टेंस है सिंध में, और वाकई जायज रेजिस्टेंस है। ऐसे नहीं है कि क्योंकि पानी की स्केर्सिटी है, डेल्टा तबाह हो गया है, डेल्टा में पानी नहीं है,
हाँ। और जो वाटर है, वाटर अकार्ड है 1991 का, सब 25 सालों में उसके दौरान 2 मरतबा सिर्फ वो अकार्ड के तहत पानी अवेलेबल रहा है। गुज़श्ता 49 सालों में 4 मरतबा सिर्फ पानी जो है वो अकार्ड के तहत जो है वो अवेलेबल रहा है। तो किस ऐसा ने जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया ड्यूरिंग द केयर टेकर सेटअप, जब ऐसा मिशन के 2 मेंबर नहीं थे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि फेडरल मेंबर ऐसा सिंध से होगा, क्योंकि उसका आधा पानी है, उसका एक मेंबर है, लोअर रिपेरियन है। अपर स्ट्रीम में जो भी स्कीम होती है वो इफेक्ट होता है। तो 2000 में ये फैसला किया गया था आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल कि फेडरल मेंबर ऐसा सिंध। चल इधर मैं उस्मा साहिबा से पूछूं। उस्मा साहिबा, पीपल्स पार्टी के वोटों से आपकी हुकूमत टिकी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट जो है आप लोगों की, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, क्यों इतना बड़ा इशू बना रहे हैं? अगर वो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं थी या पहले थी और अब वो कहते हैं कि हम ऑन बोर्ड नहीं थे, तो कैनाल इशू से आप लोग विड्रॉ करेंगे या आप लोग खड़े में नहीं जी नहरा बढ़नी है? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि हम पीडीएम हुकूमत में भी इकट्ठे थे और अब ये हम मिलके इकट्ठे इस हुकूमत में हैं। तो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में कहा है कि किसी की हक तलफी हरगिज नहीं होगी और हर एक को हमने साथ लेके चलना है। एक बूंद पानी भी किसी सूबे का इधर से उधर हम जो है उसका हक जो है वो नहीं लेंगे। ये जो सारा ये सिर्फ पानी की हद तक है कि पैसों की हद तक भी है? जी, ये सिर्फ पानी की हद तक है कि लोगों के पैसे भी दे देंगे? क्योंकि केपीके वाले कहते हैं हमारे पैसे देने हैं जम इजला वाले फेडरल गवर्नमेंट। नहीं, उनको तो रहन देना, वो उनका तो रोना पिटना इसी तरह लगा रहेगा। उनको क्यों? नहीं पता कि क्यों गवर्नमेंट नहीं है क्या? लोग नहीं है क्या केपीके में? वहां पे प्रोड्यूस होती है वो पूरे पाकिस्तान के लिए, वो सिर्फ उनके केपी के लिए नहीं है। कोई जॉइंट रिसोर्सेज, वो जम इजला वाले पैसे मांग रहे हैं उस्मा साहिबा। जॉइंट रिसोर्सेज हैं पूरे पाकिस्तान के। वो जम इजला के पैसों की बात कर रहा ये हूँ। कैनाल वाला इशू मुझे जरा बात कर लेने दे, फिर वो आपको पता है बंदा दूसरी तरफ अच्छा चल। देखिए, 2024 में जरदारी साहब ने ट्वीट किया था और उन्होंने इसके फेवर में इसको ओके किया था। केनाल्स का जो प्रोजेक्ट है उसकी बात हुई थी, उन्होंने कहा था जी बिल्कुल ठीक है, गो अहेड। चोलिस्तान का डेजर्ट 45,000 एकड़, अगर उसमें जो है वो बंजर जमीन को अगर आप एग्रीकल्चर के लिए दोबारा आप सेट कर दें तो पाकिस्तान को कभी फूड सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं हो सकते हैं। मुझे राती तौर पे अफसोस हुआ था जब बिलावल साहब ने कहा कि जी जो कालाबाग डैम है उसको भी बेनजीर मोहतरमा बेनजीर ने रुकवाया था। देखिए, ये हमारे दुश्मनों की चालें होती हैं। इंडिया ने 5000 डैम्स बना लिए, हमारे रावी चिनाब इस वक्त खुश्क हो चुके हैं इंडिया की ये हट धर्मी की वजह से। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनको कई दफा लेके गए, इंडस वाटर ट्रीटी की कई दफा उन्होंने जो है वो उसके खिलाफ उन्होंने उसकी वायलेशंस की हैं। लेकिन ये जो जिस तरह कालाबाग डैम था, नौशहरा में घरों पे जाके मार्किंग्स की जाती थी और कहा जाता था लोगों को कि यहां तक आपके घर डूब जाएंगे अगर कालाबाग डैम बना, सिंध बंजर हो जाएगा। मलिक साहब, आपने देखा कि यहाँ पर तो पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लियर कट स्टांस है। पीएमएल आज भी ब्लेम गेम में पड़ी है कि जरदारी साहब ने अप्रूवल दी। दो कि सवाल आज भी वैलिड है कि जरदारी साहब क्या अप्रूवल दे सकते थे? हाँ, मुशावरत में शामिल जरूर हो सकते थे, आशीर्वाद जरूर हासिल हो सकती थी। लेकिन जब सवाल ये आता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एक बूंद एक सूबे का पानी दूसरे को नहीं जाएगा, तो फिर आपकी रिजर्वेशन के ऊपर क्यों बात नहीं की जाती कि आप लोग भी अक्सर शोर मचाते हैं कि हमारे पैसे वफाक नहीं दे रहा? जी, मैंने कहा कि हमारे तो सीएम साहब ने बड़ा क्लियरली इसके बारे में स्टांस लिया हुआ है और इनको गवर्नमेंट को वफाक को बताया हुआ है कि मेरा ख्याल है कि इन्होंने एक महीना का टाइम मांगा था कि जिसकी वजह से इन्होंने कहा था हम आपको दे देंगे। उसके बाद वो क्लियर उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह पूरा इनके खिलाफ एक पूरा प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे और फिर वो गवर्नमेंट का मार्च होगा और सिर्फ अपनी सूबे की राइट्स के लिए होगा। जो एनएफसी में जो बातें जो कमिटमेंट की हुई थी वो उसके मुताबिक उनका शेयर जो भी बनता है वो उसको देंगे और इतने टाइम लाइन में देंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि मुझे पूरा जितने भी केपी के एम्प्लॉइज हैं वो चाहे जितने भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। लेकिन वहां पर आपका स्टांस क्लियर है कि जनाब सिंध वाले मामले के ऊपर, कैनाल के ऊपर आप पीपल्स पार्टी के स्टांस के साथ खड़ी तहरीक इंसाफ? सर, हम कहते हैं जो 18वीं तरमीम के मुताबिक जो राइट्स सूबे के हैं उनको मिलने चाहिए, हर सूरत में मिलने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। उस्मा कारदार साहब, मलिक अदील साहब, सेनेटर ज़मीर हसन घुमरो साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इश्यूज गवर्नमेंट्स को चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस को कोप अप करना ही गवर्नमेंट का काम है, उनको काउंटर करना ही उनका काम है। बट कोई भी चैलेंज किसी एक सूबे का नुकसान करके कोई अपनी जिद की अना नहीं मनाई जानी चाहिए।
अगर ये पानी वाला इशू, इसके ऊपर एक नेशनल डिबेट की ज़रूरत है, बैठकर बात की जानी चाहिए और हम सबको बताया जाए कि अगर ये इशू ज़रूरी है, अगर ये पानी की निकालना कैनाल ज़रूरी है, पानी यहाँ से बच सकता है, ज़मीन सैराब हो सकती है, तो हम इसको सपोर्ट करें, सब सपोर्ट करें और पीपल्स पार्टी बैठ के इसके ऊपर डिबेट करे फेडरल गवर्नमेंट के साथ। जस्ट लाइक दैट बहुत सारे इश्यूज खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के भी हैं, बहुत सारी रिजर्वेशन उनकी भी हैं और वफाक को बड़ा भाई होते हुए उन रिजर्वेशन को भी एड्रेस करना चाहिए, बैठकर उसके ऊपर भी डायलॉग होना चाहिए। माइनर मिनरल्स बिल हो जाए या जो वफाक ने पैसे देने हैं जो केपी के गवर्नमेंट अक्सर क्लेम करती है, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए, खुल खुला के बात होनी चाहिए ताकि पाकिस्तानियों को पता हो कि हाउ द सिस्टम वर्क्स इन दिस कंट्री। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।